नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का एक एक प्रश्न, एक एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? वांगहो पीली नदी। वांगहो पीली नदी चीन की प्रमुख नदियों में से एक है और यह अपने प्रवाह क्षेत्र में स्थित लोस पठार से अत्यधिक मात्रा में महीन पीली मिट्टी अन्य अवसादों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसी कारण इसके जल का रंग पीला दिखाई देता है और इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक अवसाद वहन करने के कारण इसके नदी तल में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि इतिहास में इसमें बहुत सारी विनाशकारी बाढ़ें भी आई हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा दुग्ध सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को देश के बड़े बाजारों से जोड़ा गया, जिससे दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी कारण इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों से हुआ है? निकेल और लोहा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड में विभाजित किया जाता है। इनमें सबसे भीतरी भाग को क्रोड कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः निकेल और लोहा से हुआ है और इसीलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में माना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में भी क्रोड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको आगे और भी महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद जो है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 से लेकर 35 आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से आर्टिकल से। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह अवधि लोकसभा की प्रथम बैठक की तिथि से गिनी जाती है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा नहीं होना चाहिए, परिषद होना चाहिए। सदस्यों की संख्या है 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है और भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 40 तथा 40 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। इनमें से कुल सदस्य स्थानीय निकायों, स्नातकों एवं शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वर्ष 1492 में स्पेन के संरक्षण में समुद्री यात्रा पर निकले क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिमी मार्ग से भारत पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और इसी यात्रा के दौरान वे अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचे। इसीलिए सामान्य इतिहास में अमेरिका की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अमेरिका में यहाँ के मूल निवासी पहले से निवास करते थे। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो भारत में आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली
1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट में आए। वर्तमान में इसको कोझिकोड कहा जाता है और इसके साथ ही साथ भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों का आरंभ हुआ। इस प्रकार भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। फ्रेंड्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि अगर आप इसी तरह की वीडियो को और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस सेट और भी एग्जाम्स में काम आने वाला है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम अगर देने वाले हैं या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएससी में भी आपको काम आने वाले हैं। ये सुपर टेट आगे जाकर के आप देंगे तो उसमें भी ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको बहुत काम आने वाला है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला नाम पूछ लेता है किसके बीच में हुआ था, तो नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस विजय ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव को मजबूत किया और बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? इनका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम ने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। उसने अंग्रेजों के विशेष व्यापारिक अधिकारों का विरोध किया और अपनी सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। बाद में अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष हुआ जो बक्सर के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। विलय की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति का प्रतिपादन व्यापक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसके दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जाती थी और उस राज्य का विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर जैसी रियासतों को इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 1761 को और मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया जबकि अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया और ये भीषण युद्ध हुआ। मराठा संघ इसमें पराजित हुआ और उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव अस्थायी रूप से कमजोर पड़ गया। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका नाम है सतलज। अब पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जिसका प्रवाह मार्ग किसी पर्वत या भू संरचना के निर्माण से पहले से निर्धारित होता है और पर्वतों के उत्थान के बाद भी वह अपने पुराने मार्ग पर ही बहती रहती है। ऐसी नदियां पर्वतों को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। सतलज नदी इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। हालिया भारत वन रिपोर्ट स्थिति जो है 2023 के अनुसार अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इस राज्य का नाम है मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार राज्यों में मिजोरम अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है और मिजोरम के 85.34% भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण या फॉरेस्ट पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर मणिपुर का स्थान आता है। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इसी संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। 42वें संशोधन को इसकी व्यापकता के कारण कभी कभी इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है?
तो इस ग्रह का नाम है शुक्र। पृथ्वी को का जुड़वा ग्रह शुक्र को इसलिए कहा जाता है कि आकार, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से ये पृथ्वी के समान ही माना जाता है। इसी कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हालांकि शुक्र का वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और वहां का सतही तापमान अत्यधिक अधिक होता है, जिसके कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह यह माना जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। आज भी यह नारा देशभक्ति और क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? 1974। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण का कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। यह जो परीक्षण था तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, उनके कार्यकाल में संपन्न हुआ और इसके साथ ही साथ भारत परमाणु क्षमता संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी? उनका नाम था जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस और बाद में सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली, जिसने आगे चलकर भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशोध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण जैसी रीट को दाखिल कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और आप हल और भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।